हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा कंटिन्यूएशन यूनिट है वो है नंबर 4, जिसका नेम है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो लास्ट वाले हमने वीडियो में पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, उसके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, देन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हमने टाइप्स और उसके इवन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में यूनिट के हम बात करेंगे आगे के जो भी फर्दर टॉपिक्स है कम्युनिकेशन के अंदर, वो बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब या आप कह सकते हो या तो बढ़ावा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑल ओवर 7 फैक्टर्स हैं। 7 फैक्टर्स की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, पहला है हमारे पास एटीट्यूड ऑफ नर्स। ठीक है, देन कल्चरल बैकग्राउंड, देन जेंडर, स्टेटस और रोल, इमोशनल और मेंटल स्टेटस, देन फिजिकल स्टेटस एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इनके बारे में हम ब्रीफली समझते हैं, इतना ज्यादा डीप में इसका वो नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो ब्रीफली अगर हम बात करें तो ये जो फैक्टर्स है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ नर्स। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को। आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक नर्स आ रही है जिसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पोलाइट है, तो या फिर आपके पास जो दूसरी नर्स जो आपको नजर आ रही है जो थोड़ी सी अग्रेसिव है, ठीक है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप किसके पास जाना प्रेफर करोगे। ऑफ कोर्स आप जो पोलाइट है, जो आपको समझती है, जो आपकी नीड्स को समझती हैं, आप उसके पास जाना प्रेफर करोगे। ठीक है, तो वहीं पे ये फैक्टर वर्क करता है कि अगर जो नर्स पेशेंट को ट्रीट कर रही है, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है थ्रू कम्युनिकेशन, वहां पे अगर पॉजिटिव एंड पोलाइट एटीट्यूड या बिहेवियर रहता है, देन जो पेशेंट होगा वो इजीली अपने आप को ओपन कर सकता है नर्स के सामने, एंड नर्स उसको बहुत इजीली और एफिशिएंटली उसकी बातों को, उसकी नीड्स को, फीलिंग्स को, या फिर उसकी उसकी जितनी भी स्टेट है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, उसको ऑब्जर्व कर सकती है या फिर समझ सकती है। ठीक है, तो एटीट्यूड ऑफ नर्स इसलिए वर्क करता है लाइक कि अगर नर्स का जो भी एटीट्यूड है कम्युनिकेशन में अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है, काफी मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंस है, देन वहां पे जो पेशेंट होगा वो ज्यादा ओपन अप होगा और अपने बारे में बताएगा। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन है, वहां जो रिलेशन बन रहा है नर्स पेशेंट का, वो काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट, कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लाइक कभी कभी आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो वहां पे अगर आपके ही कम्युनिटी के लोग या फिर आपके ही रीजनल, ठीक है, रिलीजन के लोग, आपके ही रीजन के लोग मिल जाते हैं, तो वहां पे एक अलग से बॉन्ड आप प्रेजेंट करते हो उनके सामने कि अरे आप तो जाने हुए लगते हैं। तो वैसे ही कल्चरल बैकग्राउंड भी इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन पर। जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, देन दे फील रिलेटेड अगर कल्चरल बैकग्राउंड सेम होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अगर आप कोई भी ऐसे अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स, ऐसा कुछ आप रिप्रेजेंट करते हो पेशेंट के सामने जो उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने से रिलेटेड महसूस करते हैं, देन दे ट्राई टू ओपन अप, ताकि आपके जो जो भी चीजें वो बताना चाहते हो वो आराम से इजीली से बता कि आपको तो पता होगा, ऐसे होता है, इसलिए ये हुआ है। तो वो वहां पे क्या होता है ना, उनके पास जो एक बैरियर था वो खत्म हो जाता है, एंड देन दे इजिली ओपन अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर। अब जेंडर जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो आप इवन अर्बन रूरल हर जगह सुनते हो कि अगर विमेन पेशेंट है तो उसको विमेन डॉक्टर ही ट्रीट करे, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत कॉमनली। तो वहां पे जेंडर का ही रोल है। अगर लाइक आप कह सकते हो ना, कम्युनिकेशन वहां पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है या कह सकते हो ज्यादा अच्छा होता है जब सेम जेंडर होता है। वहां पे ना पेशेंट अपने आप को ओपन अप रख सकता है। लाइक अगर फीमेल्स हैं तो वो पहला उनका जो प्रेफरेंस होगा कि हम फीमेल डॉक्टर के पास ही जाएं, क्योंकि हम अपने आप को रिलेटेबल, उनसे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, एंड अपने आप को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं उनके सामने। ठीक है, तो यही पर जो भी कम्युनिकेशन का जो सारा रोल है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रिलेशनशिप बनाने का सारा जो रोल है नर्स पेशेंट का, ठीक है, वो जेंडर पे इसीलिए बेसिस है कि अपने आप को हम इक्वल रिलेटेबल समझते हैं, एंड देन वी ओपन अप। देन आपका आता है स्टेटस और रोल। स्टेटस और रोल यहाँ पे इसलिए आप कह सकते हो बताया गया है इन कम्युनिकेशन, जैसे लाइक आपका जो भी सराउंडिंग स्टेटस है, ठीक है,
आप अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करते हो डॉक्टर्स के सामने, नर्सेस के सामने। या फिर आप अगर ऑन अदर हैंड डॉक्टर या नर्सेस के लिए अगर हम बात करें तो डॉक्टर अपने आप को एज अ डॉक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा, नर्स अपने आप को एज अ नर्स ही रिप्रेजेंट करेगी। तो वहां पे उनको एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ इनका रोल ये है और हम इनसे इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, या किन किन टॉपिक्स पर या किन किन इश्यूज पर हम इनसे बात कर सकते हैं। तो वहां पे कम्युनिकेशन काफी ईज हो जाता है। देन आपका आता है इमोशनल और मेंटल स्टेट। इमोशनल और मेंटल स्टेट आपका कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है? लाइक अगर आपका जो इमोशनल या मेंटल स्टेट जो भी है वो पॉजिटिव है, काफी अच्छा है। वैसे नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में उनका इतना अच्छा नहीं होता, ऑफ कोर्स वो पहले से एंजाइटी में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और स्ट्रेस होता है कि अरे क्या हो गया है, क्यों आना पड़ गया, क्योंकि हॉस्पिटल कोई नहीं आना चाहता, ठीक है। तो वहां पे जो उनका स्टेटस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर नर्स सेम बिहेवियर शो करेगी, लाइक अगर वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है एंड नर्स भी खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होके उनसे उसी लहजे में बात कर रही है, तो पेशेंट को कहीं ना कहीं वहां पे बैरियर सा महसूस होगा, अनरिलेटिंग सा महसूस होगा कि अरे यार, एक तो इतना सारा पहले से फैला हुआ है और नर्स भी अगर आ रही है बात करने तो ऐसे बात कर रही है, ठीक है, एग्रेसिव है वो। तो वो क्या होता है वहां पे एक कम्युनिकेशन पे एक बैरियर हो जाता है, लाइक आप कह सकते हो कम्युनिकेशन में ब्रेकेज आ जाती है, या आप कह सकते हो आप पेशेंट जो है वो खुल के फिर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। वहीं अगर पेशेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी है, उसके पास स्ट्रेस है, और अगर नर्स जो है अप्रोच कर रही है बहुत पॉजिटिव वे में, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस वे में, बहुत पोलाइट है, तो वहां पे पेशेंट समझता है हाँ कोई तो है यहाँ हमें जो समझ सकता है, हमारी कंडीशन को समझ रहा है, एंड देन दे ओपन अप टू टेल यू एवरीथिंग, ओके। देन आपका आता है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट यहाँ पे इसलिए बोला गया है, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जो पेशेंट होते हैं जो शायद कहीं ना कहीं ऐसे और बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई है या ऐसी कोई डिजीज है ताकि वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे नर्स का ये रोल होता है कि उस पेशेंट को बहुत काम वे में, पोलाइट वे में और बहुत ही रिलेटिंग वे में, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट वे में, स्किलफुल वे से उनसे वो अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करें। क्योंकि पेशेंट का फिजिकल स्टेट नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट का फिजिकल स्टेट नॉर्मल हो सकता है उसको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, वो बात तक नहीं कर रहा, या आप कह सकते हो पेशेंट अनकॉन्शियस है, देन वहां पे जो कम्युनिकेशन का रिलेशन होगा वो कैसे होगा, वो फैमिली के थ्रू होगा, ठीक है, जो उस पेशेंट के साथ गार्जियन होंगे उनके थ्रू होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ पेशेंट। देन आपका आता है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि अगर आप किसी से बात करो वहां बहुत शोर शराबा है तो ऑफ कोर्स आपकी जो बात है वो दूसरे तक नहीं पहुंच सकती, या फिर जो दूसरा सामने वाला बात कर रहा है आपसे वो आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि बात हो क्या रही है। वहीं अगर आप किसी शांत जगह पर आराम से बैठ के बात करते हो देन इट इज वेरी क्लियर कि हम क्या कहना चाहते हैं या फिर सामने वाला क्या कह रहा है। तो एनवायरमेंट का बहुत रोल रहता है, ठीक है। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देखते हो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, ठीक है, आप उनसे अगर कुछ कहने हाँ ठीक है बाद में सुन लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वो वहां पे एक एनवायरमेंट का ऐसा ना कि वहां बिजी बहुत ज्यादा जो डॉक्टर है वो एनवायरमेंट ऐसा क्रिएटेड है कि हम बात करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन वही जो नर्स होती है वो आपसे आराम से बात करती हैं, आपके साथ एक प्रॉपर आईपीआर मेंटेन करती हैं, देन आप वहां पे क्लियरली आप बता सकते हो। तो वो एनवायरमेंट का एक रोल होता है कि अगर चीजें लाइक होती है ना कि बहुत काम है और अच्छा एनवायरमेंट है, फेवरेबल है, देन आप इजीली कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ऐसा आप कौन से मेथड यूज कर सकते हो तो जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्या था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन के बीच में कहीं ना कहीं हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन और अच्छा हो और इफेक्टिव हो, पेशेंट के थ्रू या पर्सन के थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास है 11 हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 11 पॉइंट है, इनके बारे में बात करते हैं ब्रीफली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इसलिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और आप अपनी बता रहे हो और उनकी नहीं सुन रहे हो, तो वहां कहीं ना कहीं जो सामने वाला होगा ना वो डिससेटिस्फाइड होगा कि यार इसने मेरी बात तो सुनी ही नहीं, इसने तो सुना ही नहीं मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो वही होता है कि अगर पेशेंट आपको कुछ बता रहा है तो आपको सुनना है,
ताकि पेशेंट सेटिस्फाइड हो कि हमने जो भी बताया है वो बहुत क्लियर है और सामने वाले ने सुना है और समझा है, देन आगे वो फर्दर उस चीज पे एक्शन लेगा। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है ऑब्जर्वेशन। अब कम्युनिकेशन में ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है? ऑब्जर्वेशन इसलिए कि लाइक अगर आप जो सुन रहे हो, जो सामने वाले से कम्युनिकेशन आपने बिल्ड किया है, बात कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो, लाइक पेशेंट जो बता रहा है वो शायद सच है या शायद सच नहीं है, या शायद बता नहीं पा रहा है या बताना चाहता है बट कुछ तो ऐसे रीजन है शायद वो नहीं बोल पा रहा है। तो ये सारी चीजें आप कब पकड़ में आती है? जब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। कम्युनिकेशन में आप ये सारी चीजें तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, कि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि सामने वाले पर्सन ने जो भी चीजें बताई हैं वो सही है, गलत है, या फिर वो क्या कह सकते हो आप, रिलेटेबल है या नहीं उसकी कंडीशन से। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे? लाइक जो भी सामने वाला पर्सन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिटेल्स दे रहा है, वो एक्सेप्ट करना होगा। लाइक अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन आपका ये रोल होगा कि आप उस फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए जो ट्रू इंफॉर्मेशन होगा उसके लिए आप सर्च करें। ठीक है, आप फैमिली से बात करें, उनके अदर रिलेटिव से बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएगा। लेकिन जो अभी पेशेंट बता रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट इसलिए करें क्योंकि अगर आप वहां पे क्रॉस क्वेश्चन करोगे या जो भी चीज करो, तो पेशेंट पहले से एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो और ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। देन आपका आता है एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी एंड देन सिंपैथी, दो चीजें होती हैं। तो एम्पैथी में ये है कि आपको सामने वाले की बातें समझनी है। ठीक है, आपको बात सामने वाला जो भी पर्सन, पेशेंट, आप फॉर एग्जांपल आपसे कुछ बता रहा है, आपको कुछ कहना चाह रहा है, तो आपको वो सुननी है, समझनी है। बट सिंपैथी में क्या होता है कि आप वो चीजें लेके बैठ गए हो, आप उससे ज्यादा कनेक्टेड हो गए, अगर वो रो रहा है तो आप भी रो रहे हो, तो ये सिंपैथी नहीं शो करनी है, वरना वो और ज्यादा डीमोटिवेट होगा पेशेंट। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि अगर ये इंसान भी रो रहा है मेरी बातें सुनकर, तो ऑफ कोर्स ये बात इतनी बड़ी होगी, या ऑफ कोर्स ये कंडीशन इतनी बड़ी होगी। तो वहां यहाँ पर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाए रखने के लिए आपको हमेशा एम्पैथी का इस्तेमाल करना है। लाइक आपको बातें सुननी है, समझनी है, एंड आपको उसके फर्दर रिलेशन में एक्शन लेना है, बट उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अपना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं करना है उस पेशेंट में कि पेशेंट को भी रिलेटेबल लगे। देन आपका आता है नेक्स्ट क्लैरिफाइंग। अब क्लैरिफाइंग क्या है? लाइक पेशेंट बहुत, ऑफ कोर्स बहुत कॉमन है ये चीजें कि पेशेंट को चीजें पता नहीं होती हैं अपने डिजीज कंडीशन के बारे में, या फिर जो भी प्रोसीजर है, कुछ भी चीजें हैं हॉस्पिटल के बारे में। इवन अगर हॉस्पिटल में वो आ रहे तो उनको अपने रूम नंबर तक का पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे? वो आपके पास ही आएंगे, नर्सेस के पास ही जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स और ऑलमोस्ट ज्यादातर डॉक्टर्स बिजी होते हैं और डायरेक्शंस में, इन सारी चीजों में वो हेल्प नहीं करते हैं ज्यादातर। तो ये रोल होता है नर्सेस का। नर्सेस का रोल है कि पेशेंट के हर डाउट को क्लेरिफाई करे, ताकि पेशेंट के पास जितने भी चीजें हैं वो उन सारी चीजों को क्लेरिफाई करके क्या सेटिस्फाइड रहे, उसके कहीं भी थिंकिंग में ये ना रहे कि अरे क्या है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्लेरिफाई करने का रोल किसका होता है? नर्सेस का। ठीक है, तो आपको चीजें क्लेरिफाई करनी है थ्रू योर कम्युनिकेशन। देन आपका आता है साइलेंस। अब साइलेंस का क्या रोल है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन में लाइक अगर आपको सामने वाला कुछ बता रहा है तो ऑफ कोर्स बी साइलेंट। आप सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, आप कहीं और बात कर रहे हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में इफेक्टिव नहीं होती हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा डिसरिस्पेक्ट, या फिर आप कह सकते हो आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो पेशेंट से। ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पे चुप हो और आप पेशेंट की जो बातें हैं वो आराम से सुन रहे हो, बहुत साइलेंट हो, देन इट इज इफेक्टिव। ठीक है, देन आपका आता है क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग इज सेम एज क्लैरिफाइंग। ठीक है, लेकिन क्लैरिफिकेशन में क्या है? आप पेशेंट के क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर रहे हो, उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे हो। क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग में क्या है? अगर पेशेंट आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसका आंसर दे रहे हो, एंड देन आप फर्दर उससे कुछ चीजें एक्स्ट्रा में, लाइक आप कह सकते हैं एडिशनल में पूछ रहे हो, ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर्सनल से बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, वो स्किलफुल्ड है, एजुकेटेड है एंड अवेयर्ड है। ठीक है, उसके पास सारी नॉलेज है। वहां पे वो पर्सन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है कि हाँ मैं सही इंसान के पास आया हूँ। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग पर ध्यान देना है। देन फोकसिंग, ऑफ कोर्स हर चीज में फोकस करना जरूरी है। तो वहीं पे जब आप कम्युनिकेट करते हो पेशेंट से,
ठीक है, या फिर सामने वाले इंडिविजुअल से, तो आपको फोकस्ड रहना है। देन सजेशन एंड एडवाइस। सजेशन एंड एडवाइस कैसे? अगर सामने वाले के पास कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफाई कर रहा है वो, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होंगी ना जहाँ पे उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप अपने डिसीजन मत बताइए उसको कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए, ये आपको नहीं बताना। आपको वहां पे सजेस्ट करना है या फिर एडवाइस करना है कि आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा, आप ये भी करोगे तो शायद आपको प्रॉफिट हो, या फिर आप अगर इस चीजों पे जाओगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो वहां पे आपको क्या करना है? आपको सजेशन या एडवाइस देनी है, आपको अपना डिसीजन नहीं इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देन आपका आता है ट्रूथफुलनेस। ऑफ कोर्स ट्रूथफुलनेस मींस आपको सामने वाले इंडिविजुअल से या फिर आपके जो पेशेंट है उनसे ट्रूथफुल रहना है, मतलब उनसे कोई चीटिंग नहीं करनी है, आपकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं उनको, आपको नहीं पता है आप क्लियर करिए कि हमें नहीं मालूम है, आप किसी और से पूछ सकते हैं। या फिर आप कोई भी अगर वो हेल्प कर रहे हैं, अगर आपको वो नहीं उनको हेल्प चाहिए, आपको नहीं आता, जस्ट क्लियरली उनके साथ कुछ गलत मत करिए, दैट इज ट्रूथफुलनेस। देन आपका आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत मेजर है। कॉन्फिडेंशियलिटी लाइक आपके पास जो भी पर्सन बात कर रहा है, ठीक है, आपको जो भी है वो अपनी इन्फो डिटेल्स चीजें शेयर कर रहा है, उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, मतलब उसको हर किसी से शेयर नहीं करना होता है, वो जहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट है आप उसको वहीं पर शेयर करिए। लाइक अगर पेशेंट की डिटेल्स हैं तो उसको आप उसके फाइल मेकिंग में आप बता सकते हो, डॉक्टर्स को बता सकते हो, बट नॉट कि आप हॉस्पिटल में उसको गॉसिप या रूमर की तरह यूज कर रहे हो कि अरे अरे देख इसके साथ तो ऐसा हुआ है। ये चीजें नहीं करती है। आपको पेशेंट की इंफॉर्मेशन डिटेल्स या कुछ कोई भी इंफो हो वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ताकि पेशेंट की जो भी चीजें हैं वो सिक्योर्ड रहे, उसकी आइडेंटिटी, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डिटेल्स सिक्योर्ड रहे, प्राइवेसी मेंटेन रहे। देन आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बैरियर का काम करती है। लाइक आप कह सकते हो इंटरफेरेंस, जैसे हमने बात करी थी प्रोसेस में, इंटरफेरेंस में ज्यादातर इंटरफेरेंस कॉमनली होता है नॉइस, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या क्या ऐसे बैरियर है जो कम्युनिकेशन में होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बिल्डअप हो पाता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। अगर आप पेशेंट से, सामने वाले से ज्यादा उसके पर्सनल क्वेश्चंस पूछोगे तो कहीं ना कहीं हेजिटेट हो जाएगा, इरिटेट होगा कि आप इतने डेप्थ में क्यों पूछ रहे हो। तो उससे उतनी ही चीजें पूछें जितनी आपके लिए या आपके प्रोसीजर के लिए या फिर आप जो भी करने जा रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी ही। देन इम्प्लीमेंटिंग ओन डिसीजन, जैसे हमने बात करी, आपको अपने खुद के डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करने हैं, आपको सजेशन या एडवाइस देना है। देन चेंजिंग द सब्जेक्ट। चेंजिंग समथिंग लाइक आप पेशेंट आपसे बात कर रहा है, देन आपने उस बात को पलट दिया, जैसे कहते हैं ना बात पलट दिया या बात को चेंज कर दिया, तो वो नहीं करना है। आपको उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर तब तक रहना है जब तक पेशेंट को क्लैरिफिकेशन नहीं हो जा रही है, ठीक है। उसको प्रॉपर उस चीजों के बारे में क्लैरिफाई करिए, उसके डाउट्स क्लियर करिए, एंड देन आप जो भी अदर टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करिए। देन फॉल्स एश्योरेंस। कभी भी किसी भी पेशेंट को या पर्सन को आपको फॉल्स एश्योरेंस नहीं देनी है कि हाँ हाँ भाई ठीक हो जाएगा। अगर जो चीजें नहीं है, लाइक आप हमेशा अपने पेशेंट या सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हो उससे ट्रूथफुल रहिए, उसको जो भी चीज है ऑनेस्ट रहिए, जो भी चीज है उसको क्लियरली बता दीजिए कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसको फॉल्स एश्योरेंस मत दीजिए, ठीक है। देन आपका आता है आर्गुइंग। कभी भी आर्ग्यू मत करिए। आर्ग्यू करने से क्या होगा, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं क्लैशेस क्रिएट होंगे, एंड जो पेशेंट या फिर जो इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है वो इरिटेट होगा, ठीक है। सो नेवर आर्ग्यू। देन आपका आता है अनइक्वल रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स या एग्रेसिव रिस्पॉन्स। अनइक्वल रिस्पॉन्स क्या होता है, लाइक आप कह सकते हो हाँ, आप अगर पेशेंट आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट, आप कहीं किसी और से बात कर रहे हो, कहीं और बिजी हो गए हो, ठीक है, आपका एक ब्रेक आ रहा है रिस्पॉन्स में, तो वो पर्सन जो सामने वाला होगा ना इरिटेट होगा, या फिर आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो एग्रेसिव है, फ्रस्ट्रेटेड वे में आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, तो जो सामने वाला पर्सन होगा ना, देन लाइक कि मैं क्यों आया हूँ पूछने, मुझे तो पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये चीजें क्रिएट होती है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन या फिर एक आप कह सकते हो आईपीआर मेंटेनेंस में बैरियर का काम करती है। देन अनस्किलफुलनेस। अनस्किलफुलनेस मीन्स आपका ये कैसे बैरियर बनेगा, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और आपको चीजें नहीं पता है, वहां पे आप अपनी स्किल्स को आप अपनी स्किल्स का यूज कर रहे हो, एंड देन वो अनस्किलफुलनेस मीन्स आप उस स्किल में बहुत ज्यादा मास्टर्ड नहीं हो, ठीक है, चीजें नहीं है,
देन आप वहां पर कम्युनिकेट कर रहे हो कि अरे मैं कर लूंगा मैं चीजें, बट वो जब बाद में आप प्रेजेंट करोगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा ना कि अरे इसने तो बड़ा बोला था, करा कुछ नहीं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, कम्युनिकेशन जो फिर आपने जो रिलेशन बनाया था पेशेंट के साथ उसमें ब्रेकेज का काम करती है। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज में स्किलफुल हो देन आप करिए, नहीं हो जस्ट क्लियर से नो कि हमें ये चीजें नहीं आती हैं, हम किसी की हेल्प से कर लेंगे या फिर हम किसी और से ये प्रोसीजर करवा देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मेकिंग गॉसिप्स एंड रूमर। जैसे हमने बताया कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है, आपको पेशेंट के इंफॉर्मेशन को, आइडेंटिटी को, डिटेल्स को, सारी चीजों को एज अ गॉसिप या फिर रूमर की तरह यूज नहीं करना है। आपको अपने पेशेंट के साथ ऑनेस्ट रहना है एंड उसकी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो इन सारी चीजों के साथ कम्युनिकेशन टॉपिक खत्म हो गया। देन हम डिस्कस करेंगे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नाउ हम बात करेंगे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक्चुअली जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी पेशेंट से एज अ नर्स, तो वहां पे आप कम्युनिकेशन के थ्रू एक रिलेशन बिल्डअप करते हो पेशेंट के साथ, उसको बोलते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आप ऐसा क्यों करते हो? ताकि आप पेशेंट को अच्छे से समझ पाओ, उसके प्रॉब्लम्स को समझ पाओ, उसके बारे में कंसर्न्ड हो, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्शन प्लान है, जो भी ट्रीटमेंट प्लान है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि पेशेंट अच्छे से क्योर हो सके। ठीक है, तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ठीक है, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? थेराप्यूटिक मतलब टू क्योर एनी इलनेस, मतलब किसी भी इलनेस को, किसी भी बीमारी को, सिकनेस को क्योर करने के लिए, सही करने के लिए उसको क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक। और उसके लिए हम जो पेशेंट के साथ एक रिलेशन बना रहे हैं, एक कह सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू एक फॉर्मेशन कर रहे हैं एक प्रॉपर रिलेशन का, उसको कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, जिसको आप और भी क्या कहते हैं? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप आप क्यों बिल्ड करते हो? ताकि आप पेशेंट को जान पाओ, पेशेंट आपसे ओपन हो, अपनी चीजों के बारे में बहुत इक्वली, क्लियरली, बिना हेजिटेट हुए वो चीजें शेयर करें, ताकि आप उसको और अच्छे से सारी चीजों को जानकर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाओ। ठीक है, तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है? फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप टू एस्टैब्लिश अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। मतलब ये सबसे पहला स्टेप होता है, आप जब रिलेशन बिल्डअप करते हो या पेशेंट को आप जैसे ही डील करते हो, तो सबसे पहला जो काम होता है या कह सकते हो पहली जो स्किल यूज में आती है, कम्युनिकेशन स्किल, वो बिल्डअप करती है आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। और क्यों करती है? ताकि एक अंडरस्टैंडिंग नर्स और पेशेंट के बीच में बिल्डअप हो पाए। ठीक है, तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है? एक पहला ऐसा कह सकते हो आपका इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ, जहां पे आप एक रिलेशन बिल्ड करते हो ताकि आप पेशेंट को अच्छे से समझ पाओ और देन उसके अकॉर्डिंग फर्दर आप जो भी ट्रीटमेंट या एक्शन प्लान आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो कर पाओ। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज अ सीरीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। एक क्या है? एक रिलेशनशिप को क्या कहा गया है कि एक सीरीज है इंटरेक्शन का। जब पेशेंट नर्स के पास जाता है या नर्स पेशेंट के पास जाती है तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे एक कम्युनिकेशन सीरीज होती है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन सीरीज बिल्डअप हो रही है ना कम्युनिकेट करने की वजह से, which focuses on needs and concerns of patient। किस बेसिस पे बनती है रिलेशन? जब आप पेशेंट के जो भी नीड्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर आप फोकस करते हो। देन इट्स फैमिली एंड इट्स फैमिली क्यों? क्योंकि कई बार आप पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या फिर आप कह सकते हो आप उस कंडीशन में नहीं होता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। तो एंड वेयर एज अगर वो कम्युनिकेट करने के या कॉन्शियस के भी हालत में है, फिर भी आपको फैमिली के साथ एक रिलेशन या आप कह सकते हो नर्स पेशेंट रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, ताकि बाकी की चीजें आप पेशेंट की फैमिली के साथ डिस्कस कर पाओ। ठीक है, तो क्या है? ये सीरीज ऑफ इंटरेक्शन होता है नर्स और पेशेंट के बीच में, जिसमें हम पेशेंट की नीड्स, कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं एंड उसकी फैमिली पर, लाइक क्योंकि फैमिली स्ट्रेस्ड होती है, ठीक है, एंजाइटी में होती है उस अपने पेशेंट को लेकर। ठीक है, बाय यूजिंग आवर नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी हमारे पास नॉलेज होती है, जो भी हमारे पास स्किल्स हमें पता होती हैं, उसको यूज करके हम ये इंटरेक्शन बिल्डअप करते हैं।
ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन फॉर थेरापेटिक पर्पस। क्यों करते हैं ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप? ताकि हम एक थेरापेटिक पर्पस मीन्स हम ताकि पेशेंट को अच्छे से क्योर कर पाए। तो मतलब क्या है डेफिनेशन का कि एक ऐसा इंटरेक्शन का सीरीज या आप कह सकते हैं एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक या सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप नर्स एंड पेशेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक रिलेशन बिल्ड होता है, पेशेंट की फैमिली के साथ भी होता है, ताकि हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाए, क्योर कर पाए उसके इलनेस को विथ हेल्प ऑफ आवर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस ऑफ थेरापेटिक रिलेशनशिप। अब जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है, लाइक जो हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हम थ्रू कम्युनिकेशन स्किल अपने बिल्ड कर रहे हैं पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ, उसका पर्पस क्या है, क्या उसका मतलब है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, तो उसका पर्पस है हमारे पास, फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर पेशेंट नीड्स। क्यों करते हैं हम, क्यों कम्युनिकेट करते हैं, क्यों इंटरेक्ट करते हैं, क्यों एक रिलेशन बिल्ड करते हैं? ताकि हम पेशेंट की जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी नीड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई कर पाए। वो कैसे होगा? जब पेशेंट आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेगा, और वो तभी होगा जब आपका और पेशेंट का रिलेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो हम ताकि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, नीड्स हैं, वो हम एक्सप्लोर कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट, डेवलप अडेप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? मतलब जो भी अडेप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस हो, मतलब पेशेंट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, आपके साइड से कुछ चीजें होती हैं, डील कर थ्रू कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन पेशेंट को जब आप डील करते हो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे आपका एक कह सकते हो ना स्किल डेवलप्ड है कि आप बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेट करते वक्त, तो आप उसको इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स कैसे बिल्डअप होती हैं। ठीक है, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। देन डेवलप अडेप्टिव कॉपिंग स्किल्स अमंग पेशेंट। अब जो पेशेंट आ रहे हैं, उनकी फैमिली आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, वो ऑलरेडी पहले से ही घबराए हुए होते कि अरे ये क्या हो गया, पहले तो सही था अभी बीमार हो गया। तो वहां पे क्या होगा ना, उस सिचुएशन को डील करने के लिए, उससे कोप अप करने के लिए, उस चीज को फेस करने के लिए कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें नेचुरल है या कॉमन है, या फिर ये जो भी है वो सही हो जाएगा, ये विश्वास दिलाने के लिए आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल वहां पे वर्क करता है। ठीक है, तो पेशेंट के अमंग या फिर पेशेंट की फैमिली के अमंग आप अपनी इस कम्युनिकेशन टेक्निक को, या फिर आप कह सकते हो एक जो रिलेशन आप बिल्डअप कर रहे हो, थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, उसके थ्रू आप पेशेंट के अंदर या फैमिली मेंबर्स के अंदर कोपिंग स्किल जनरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है चेंज मैल अडेप्टिव बिहेवियर टू अडेप्टिव। मतलब अब फॉर एन एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया है जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्मोकर है, लाइक अब बहुत लंबे टाइम से स्मोक कर रहा है, या फिर बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे जब आपका और उस पेशेंट का रिलेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है, जो भी आपके आपस में बॉन्ड है वो अच्छा है, तो आपकी कही हुई बातें वो ऑफ कोर्स मानेगा। तो आप क्या करोगे, उसके उस मैल अडेप्टिव बिहेवियर को, मतलब वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर क्या है, क्रॉनिक स्मोकिंग या फिर अल्कोहल अब्यूज, तो उसके बारे में जब आप उसको चीजें समझाओगे, बताओगे, तब वो चीजों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेगा एंड चेंज होगी। वो मैल अडेप्टिव जो बिहेवियर वो शो कर रहा था वो अडेप्टिव में चेंज होगी, या फिर वो स्मोकिंग टर्मिनेट करने की कोशिश, सेसेशन होगा, स्मोकिंग सेसेशन होगा, टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा, या फिर वो धीरे धीरे आपसे हेल्प लेगा ताकि वो स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोट पेशेंट रिकवरी। ऑफ कोर्स आपका जो रिलेशन वो किस लिए है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। तो थेराप्यूटिक पर्पस का मतलब है कि क्योर करना है पेशेंट के इलनेस को, तो ऑफ कोर्स जब आप क्योर करोगे तो पेशेंट की रिकवरी इंक्रीज होगी और ज्यादा अच्छे तरीके से होगी। देन आपका आता है इम्प्रूव पेशेंट फंक्शनिंग स्टेट। ऑफ कोर्स पेशेंट जब आपके पास आया तो हो सकता है कई बार वो सिवियरिटी की तरफ हो, ठीक है, जो भी डिजीज कंडीशन वो सीवियर स्टेज पर हो, या फिर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो आप जब उस चीजों के बारे में बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट प्लान करोगे, सारी चीजें करोगे, इंप्लीमेंट करोगे पेशेंट पर। जैसे जब आप ये सारी चीजें करोगे तब वो धीरे धीरे पेशेंट की जो फंक्शनिंग स्टेट थी वो क्रिटिकल से नॉर्मलाइज होना शुरू होगी, एंड वहां पे एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो आप पे ट्रस्ट करेगा कि हाँ ये जो भी दवा दे रहे हैं या जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए दे रहे हैं।
ठीक है, तो ये पर्पस होता है आपके थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के। देन आपके आते हैं एलिमेंट्स ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट्स की नीड होगी, आप कह सकते हो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तब आपका वो रिलेशन काफी अच्छे बॉन्ड या कह सकते हो ना अच्छा बॉन्ड बिल्डअप होता है या रिलेशन काफी अच्छा होता है नर्स और पेशेंट का। तो वहां पे सबसे पहला आता है कंपैशन। कंपैशन क्यों, फॉर एग्जाम्पल नर्स के पास कोई पेशेंट आया एंड वो इतनी लाइक उसकी जो भी कंडीशन है उसको समझ नहीं पा रही, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या जो भी चीजें वो डील कर रहा है पेशेंट उसको समझने में कहीं ना कहीं से पीछे रह जा रही, तो वहां पे वो उस डिजीज कंडीशन, उस इलनेस कंडीशन के टुवर्ड्स अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। वो तभी करेगी ना जब उस चीज को, उस डिजीज कंडीशन को समझेगी। इसीलिए कंपैशन दिखाना बहुत जरूरी, काइंडनेस दिखाना बहुत जरूरी है। जब आप काइंडनेस दिखाओगे, ठीक है, जब आप पेशेंट की जो भी चीजें कंडीशन है उसको समझोगे, कंपैशनेट रहोगे पेशेंट के टुवर्ड्स, कह सकते ना दया भाव होना चाहिए, तो वो जब आपके अंदर होगा तो पेशेंट कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड फील करेगा कि हाँ ये पर्सन या नर्स डॉक्टर हमें समझ सकते हैं एंड वो हमारी इस चीज को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन आपका आता है स्किलफुलनेस। स्किलफुलनेस मतलब आपके पास जो भी आपके रोल्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको आपके पास जो नॉलेज है उन सबको यूज करके आपका जो भी स्किल है, आपका जो भी कह सकते हो ना आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, सारी चीजें अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो वहां पे आपको रिलेशनशिप बनाने में पेशेंट के साथ जो एक थेरापेटिक रिलेशनशिप आप बनाओगे, बिल्डअप करोगे, उसमें ईज होती है। क्यों, क्योंकि अगर आपके स्किल्स अच्छे होते हैं तो पेशेंट आप पर ट्रस्ट इजिली करते हैं। ठीक है, देन पैशनेट। पैशनेट मीन्स आपको अपने रोल के लिए, लाइक आप अगर आप नर्स हो, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है, आपकी जो भी रोल्स हैं टुवर्ड्स पेशेंट, ठीक है, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, आपको अपने रोल की तरफ पैशनेट होना पड़ेगा कि अरे अरे ये तो हमारा काम ही है, ये नहीं है, ये आपका काम ही है, ऐसा करके आप किस चीजों को टाल नहीं कर सकते, अरे हम रोज ही करते हैं, ये नहीं आपको करना है। आपको अपने रोल के लिए, आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को पैशनेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, या फिर आपको पैशनेट होना पड़ेगा कि मेरा ये वर्क है एंड आई विल डू इट विद ए वेरी रिस्पेक्टफुल एंड एफिशिएंट वे। ठीक है, देन आपका आता है एथिक्स। ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जितने भी उसके अकॉर्डिंग जितने भी एथिक्स होते हैं आप उनको फॉलो करें। बहुत सारे एथिक्स आपके प्रोफेशन के लिए ही हेल्पफुल होते हैं एंड जब आप पेशेंट को डील करते हो तो पेशेंट की ट्रीटमेंट में, पेशेंट को क्योर करने के लिए वो एथिक्स बहुत काम आते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो काम कर रहे हो या आप जिस वर्किंग कंडीशन में हो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। मतलब आप जो भी पेशेंट को डील कर रहे हो, प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहिए क्योंकि वो आपने ही किया है। जब आप अकाउंटेबल होंगे, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो पेशेंट आप पर ट्रस्ट करेगा कि हाँ मैम ने कल 2 बजे दवा लगाई थी, आज फिर 2 बजे वो दवा लगा देंगी, तो वो आप पर क्या बोलते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत यूजफुल होती है रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप बिल्डअप नहीं कर सकते। देन एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब ये है, जैसे हमने बात करी थी सिंपैथी एंड एम्पैथी के बारे में, तो आपको पेशेंट टुवर्ड्स एम्पैथेटिक रहना है, सिंपैथी नहीं शो करनी है। ठीक है, आपको पेशेंट की कंडीशन को समझना है बट उसके साथ बैठ के आपको रोना नहीं, या फिर आप कह सकते हो ना एकदम पर्सनल बॉन्ड नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, देन आपका आता है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए आप अपने पेशेंट को जो जब डील कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज है उसके लिए आप जेन्युइन रहिए। जेन्युइन मीन्स आपके पास जो भी चीजें हैं आप उसको बहुत क्लियरली प्रेजेंट करिए। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई किसी काइंड का आपके पास अगर प्रोसीजर आप अप्लाई करने जा रहे हो, वो उस इन सारी चीजों के बारे में जेन्युइन रहिए कि हाँ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये चीजें होती हैं, या फिर ऐसा होता होगा, या जो भी चीजें आप अप्लाई कर रहे हो अपने पेशेंट के ऊपर, अपने सराउंडिंग में, अपने कलीग्स का, तो आप वहाँ जेन्युइन रहिए कि हाँ ये चीजें होती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो पेशेंट आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब आप पेशेंट के साथ ट्रूथफुल रहोगे, आप अपने काम को लेके ऑनेस्ट रहोगे, तो पेशेंट आप पर इजिली ट्रस्ट करेगा,
देन आपको लाइक होता है ना कि पेशेंट अपने आप को फ्री अप कर पाएगा कि हाँ मैं जिससे भी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जिससे भी केयर ले रहा हूँ, वो सही है, ठीक है, वो गलत नहीं करेंगे हमारे साथ। देन नेक्स्ट आता है रिस्पेक्टफुल। ऑफ कोर्स आपको अपने पेशेंट के टुवर्ड्स, अपने प्रोफेशन के टुवर्ड्स, हर चीज में जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए रिस्पेक्टफुल रहे। आप किसी भी पेशेंट का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप अपने प्रोफेशन का ही मजाक नहीं उड़ा सकते, आपको अपने प्रोफेशन, अपने पेशेंट, अपने क्लाइंट्स का रिस्पेक्ट करना है। देन वो सारी चीजें क्या करेंगी, ये सारे एलिमेंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आप एक अच्छा रिलेशन, या आप कह सकते हो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। अब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मतलब हमने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, या आप कह सकते हो थेरापेटिक रिलेशनशिप के बारे में जान लिया, ठीक है। जो भी चीजें थी या एलिमेंट्स हमें चाहिए थे, या हम क्यों कर रहे हैं, या मतलब रिलेशन बिल्डअप क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम समझ लिए। अब रिलेशनशिप बिल्डअप करने के फेजेस हैं, लाइक आप कैसे बिल्डअप करते हो, ठीक है। तो उन फेजेस के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी फेजेस हैं वो है टोटल 5। तो 5 फेजेस में पहला हमारे पास आता है प्री इंटरेक्टिंग फेज। अब प्री इंटरेक्टिंग फेज जैसे आप टर्म से समझ पा रहे हो, वो है इंटरेक्शन से पहले का फेज। मतलब ऐसा क्या क्या चीजें कह सकते हो इन्वॉल्व है, या क्या चीजें नेसेसरी है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, वो इस फेज में अप्लाइड है या इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आपका प्लानिंग फॉर इंटरेक्शन। प्लानिंग फॉर इंटरेक्शन मतलब आप कह सकते हो कि नर्सेस को आप कैसे ट्रेन करते हो, उनको स्किल प्रोवाइड करते हो कि वो पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, या नर्सेस अपने आप को कैसे बिल्डअप करती हैं, या कह सकते हो ना सारी चीजें गेन करती हैं, अपने अपने स्किल्स को पावर अप करती हैं कि हम कि इस हिसाब से अलग अलग पेशेंट्स के साथ ऐसे डील करने वाले हैं। तो वो जो प्लानिंग होती है पेशेंट को डील करने की, उनके साथ एक थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की, वो प्लानिंग आपकी आती है प्री क्या बोलते हो इंटरेक्टिंग फेज में। इसमें क्या होता है, कलेक्ट्स इन्फो अबाउट पेशेंट। ये आप कह सकते हो क्यों इसमें है, जैसे अगर आप किसी पेशेंट से बात करने जा रहे हो या उसके साथ आप थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, फर्स्ट इंटरेक्शन है आपका, तो ऑफ कोर्स आपके पास उस पेशेंट से लेकर, ठीक है, जितने भी रिलेटेड चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ जो हमारे पास पेशेंट है जिसको हम डील करने जा रहे हैं उसको क्या डिजीज है, वो किस चीज से प्रॉब्लमेटिक में है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिटेड है या क्यों एडमिशन लेने जा रहा है, ठीक है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या चीजें हैं, उसके रिलेटेड आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तब आप जब इंटरेक्ट करोगे, एक कह सकते हो ना आपका जो भी कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा वो काफी अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को कहीं ना कहीं ऐसा मीन्स फील होगा कि आपको उसके बारे में पता है, आप उसकी चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। तो वो प्री इंटरेक्शन फेज में क्या है कि आप उसकी चीजों को, पेशेंट की चीजों को कलेक्ट करिए, मीन्स इंफॉर्मेशन डिटेल्स को कलेक्ट करिए, एंड देन आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज क्या है, जब आप इंटरेक्ट करते हो तो ऑफ कोर्स वहां पे इंट्रोडक्शन होगा। जो पहला कम्युनिकेशन स्किल में स्टेप होता है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आप किसी ऑफ कोर्स पेशेंट से आप पहली बार मिल रहे होते हो, तो आप वहां पे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, इवन आप पेशेंट से भी उसके रिलेशन में कुछ इन्फो गेन करोगे, पेशेंट अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रोड्यूस सेल्फ, कलेक्ट जर्नल इन्फो। मतलब नॉर्मली जो भी आप इन्फो जानते हो या पेशेंट अपने बारे में बताना चाहता है वो वहां इंट्रोडक्टरी फेज में आपको पता चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग के टाइम जैसे आपका पहला इंटरेक्शन हुआ, आपने बातचीत करी, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, देन आप आगे बढ़ते हो हिस्ट्री टेकिंग। मतलब पेशेंट को क्या जो बीमारी है या जो भी चीजें रिलेटेड वो कैसे हुई है, कब से हैं, सारी चीजें जब आप बात करना स्टार्ट करते हो तो पेशेंट क्या करता है, अपने बारे में सारी चीजें वो खुल के बताता है, जब वो रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, जब आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है, सारी चीजें हो गई है, आपका जो आईपीआर वो अच्छा खासा बन गया है, तो अब आप जो पेशेंट होता है ना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप उसको उस हॉस्पिटल सराउंडिंग के बारे में ओरिएंट करें। मतलब उसके वार्ड से लेके, उसके बेड से लेके, हॉस्पिटल के बाकी सारे जितने भी फैसिलिटीज है, उस सारी चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, या आप कह सकते हो नर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस चीज को ओरिएंट करे पेशेंट से।
लाइक जो भी चीजें आपके प्रोसीजर्स रूम हो गए, आपकी अदर फैसिलिटीज हो गई जो हॉस्पिटल में है, तो पेशेंट कैसे उनको एक्सेस कर सकता है, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को ओरिएंट कराए। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या है, अब आप पेशेंट को जान चुके हो, पेशेंट आपके बारे में जानता है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद ट्रीटमेंट, कि जो भी चीजें की जो भी डिजीज कंडीशन को लेके, इलनेस कंडीशन को लेके पेशेंट एडमिट हुआ है, उस पर काम कैसे किया जाए। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले असेस। असेस मीन्स आप पेशेंट को असेस करते हो कि उसकी अभी एग्जैक्ट टाइम पे क्या कंडीशन है, वो जो कंडीशन या आप कह सकते हो डिजीज इलनेस है वो किस लेवल पर है, किस स्टेज पर है, कितनी सिवियरिटी है। ठीक है। देन आप उस सारी मतलब पेशेंट की क्या अभी जो एट प्रेजेंट हालत क्या है वो आप असेस करते हो। देन आपका आता है प्लान। प्लान मीन्स आप प्लान करते हो उसके अकॉर्डिंग कि हाँ हम ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो पेशेंट का ये रिस्पॉन्स आएगा, पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है। तो आप वहां पे प्लान करते हो उसके अकॉर्डिंग। देन इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट मीन्स जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपका एक्शन प्लान है, डॉक्टर्स एंड आप नर्सेज ने मिलकर जो भी प्लान किया है वो आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। देन हमें रिजल्ट मिलेगा कि पेशेंट कितना रिकवर कर रहा है या क्या पेशेंट का रिस्पॉन्स है। देन आपका आता है इवेलुएट। वही ऑफ कोर्स जो भी इम्प्लीमेंट करने के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी चीजें हैं, कंडीशन कैसी है, वो सारी चीजें आप इवेलुएट करते हैं कि हाँ अब पेशेंट पहले से बेहतर है या फिर अभी उसको और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रीटमेंट की जरूरत है। देन आपका आता है एजुकेट। आपका नर्सेस मींस नर्सेस का जो मेजर रोल होता है एजुकेशन। आपको पेशेंट को सारी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, लाइक जो भी इसकी डिजीज कंडीशन है उससे रिलेटेड, वो कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है। उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है। क्या क्या ऐसे चीजें हैं। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेट। अब एजुकेट का मतलब क्या है, लाइक आपको पेशेंट को उसके डिजीज कंडीशन के रिलेशन में एजुकेट करना है, उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि डिजीज कंडीशन क्या है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हो, इवन क्या प्रिवेंशन मेथड्स हैं, क्योंकि हो सकता है वो उसके अदर फैमिली मेंबर्स में कहीं ना कहीं हो कि उनको भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप एजुकेट करोगे, एक नॉलेज प्रोवाइड करोगे, ताकि पेशेंट आगे के फ्यूचर में फर्दर जो चीजें हैं डिजीज से रिलेटेड उसके लिए तैयार रहे और उसको प्रिवेंट कर सके या फिर उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सके। देन सपोर्ट एंड मोटिवेट। सपोर्ट एंड मोटिवेट का क्या मतलब है कि आपको पेशेंट को सपोर्ट करना है एंड मोटिवेट करना है, लाइक उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑफ कोर्स जब पेशेंट आते हैं उसके फैमिली मेंबर्स एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, घबराए हुए होते हैं, तो वहां पे आपको या फिर कह सकते हो आप नर्सेस को सपोर्ट शो करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है। एक कहीं ना कहीं एक होती है ना कि एक लाइट दिखानी होती है कि हाँ ये सही हो सकता है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें क्लियर आउट हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसी के वर्किंग फेज में कॉन्फिडेंशियलिटी को इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप वर्किंग फेज में होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पेशेंट के बारे में पता चलती हैं, उसके डिटेल्स, उसके इंफॉर्मेशन, उसके अराउंड सराउंडिंग्स से जितनी भी चीजें एज पर फैमिली मेंबर्स बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो वो जो इन्फो आपको पता है उसको उतना ही कह सकते हो आप ओपन करें जितना नीडेड है, अदरवाइज बाकी चीजों को आप कॉन्फिडेंशियल रखें ताकि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट आपका आता है टर्मिनेशन फेज। अब आपने पेशेंट को ट्रीट कर लिया है, नाउ पेशेंट इज वेल एंड फाइन, या फिर आप कह सकते हो रेफरल की नीड है, तो वहां पे एक आता है कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है कि जब भी लाइक अगर आपका पेशेंट वेल एंड फाइन हो चुका है, रिकवर कर चुका है, तो आप उसको डिस्चार्ज प्रोवाइड करोगे, या फिर अगर पेशेंट को अदर फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप रेफरल प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ टर्मिनेशन फेज में भी वही है, डिस्चार्ज गोल होता है या फिर रेफरल होता है। वेट, ठीक है, तो डिस्चार्ज गोल्स होंगे या फिर रेफरल गोल होंगे। अगर डिस्चार्ज गोल होगा तो ऑफ कोर्स आप उसको प्रॉपरली एजुकेट करोगे, ग्रीट करोगे, बाकी सारी चीजें हैं डिस्चार्ज के जो भी कह सकते हो क्राइटेरिया है वो सारी चीजों के बारे में आप उसको बताओगे, फैमिली मेंबर्स को बताओगे। ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर आउट करोगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, सारी चीजें, एंड देन डिस्चार्ज को फर्दर इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। एंड सेम एज रेफरल, अगर रेफरल है ऑफ कोर्स उसको रेफरल के ऑप्शंस बताओगे कि फर्दर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर जहां पे आप रेफर हो रहे हो वहां पे ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल है ताकि आप अच्छे से
क्योर हो जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उसके बारे में आप एजुकेट करोगे, समराइज, एंड देन आप अगर डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है फॉलो अप। मतलब पेशेंट को आपको बताना है, नर्सेस को बताना है कि कैसे फॉलो अप वापस से किया जाए। लाइक जो भी उसकी कंडीशन, अगर वो अभी रिकवर हो गया है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि वो फर्दर आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं फिर से वापस से रीअकर करे। तो फॉलो अप करते रहना चाहिए। लाइक आप ये पेशेंट को एजुकेट करोगे, फॉलो अप करते रहें ताकि जो भी फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशंस है वो प्रिवेंट किए जा सके, ठीक है। ये हमारे 5 फेजेस थे। नेक्स्ट जो हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में है कि आप जो भी रिलेशनशिप नॉर्मली पेशेंट के साथ बिल्डअप कर रहे हो, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, वो ठीक है। अदर जो पेशेंट है जो वनरेबल है, लाइक आप कह सकते हो ना कहीं वो पीछे है, आप उनसे उस कह सकते हो ना फेजेस में बात नहीं कर सकते हो, उस स्ट्रेटेजीज पे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। उस स्ट्रेटेजीज, उस लेवल पर आप कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं कर सकते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए आप अलग से, लाइक वो कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके लिए आपको स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल स्किल्स, या फिर आप कह सकते हो अलग से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, वो ग्रुप्स क्या है। तो यहाँ पे वो जो नेक्स्ट है टॉपिक, मेंटेनिंग थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद वनरेबल ग्रुप। मतलब जो हमारे अदर वनरेबल ग्रुप्स है नॉर्मली पेशेंट के, अदर देन जो भी ग्रुप्स है, या फिर आप कह सकते हो जो अदर वनरेबल पीपल है, पेशेंट्स हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप कह सकते हो ना, आप एक स्पेशल वे में कनेक्ट करते हो खुद को, और आपका एक स्पेशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मैकेनिज्म आपका सामने आता है। तो वो कौन कौन से ग्रुप है? फर्स्ट है आपका विजुअली इम्पेयर्ड, ऑफकोर्स जो पेशेंट देख नहीं सकते हैं, या आप कह सकते हो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं रोल बनता है, नर्सेस का रोल होता है कि उस पेशेंट से या उस जो पर्सन है उससे आप एक जो भी कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग हो। उसको कहीं ये नहीं महसूस होना चाहिए कि वो इम्पेयर्ड है या फिर वो चैलेंज्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका सेम आ जाता है ऑडिटरी, जो भी आप कह सकते हो सुन नहीं सकते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, डेफनेस है, जो भी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उनके साथ आप एक स्पेशल कम्युनिकेशन स्किल आप प्रेजेंट करिए ताकि आपका जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप रहे वो इफेक्टिव रहे। देन सेम एज फिजिकली हैंडीकैप, ऑफ कोर्स जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको अलग से सपोर्ट की नीड होती है, तो वहां पे आप वो अप्लाई करिए। नेक्स्ट आपका स्पीच इम्पेयर्ड, जो शायद बोल ही नहीं पा रहे हैं पेशेंट, जो उनका स्पीच में प्रॉब्लम है, ठीक है, इम्पेयरमेंट है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बोलने में, तो वहां पे वो चीजें आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को वैसे मॉडिफाई करिए कि वो आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए और कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट इज मेंटली इल पर्सन, ऑफ कोर्स मेंटली इल पर्सन का जो बिहेवियर पैटर्न हो वो आपको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके जो भी बिहेवियर पैटर्न अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कम्युनिकेट करने में बहुत ईजी रहेगा। देन नेक्स्ट एल्डरली पीपल, ऑफ कोर्स एल्डरली पीपल हमारे वनरेबल ग्रुप में आते हैं। एल्डरली पीपल बहुत ज्यादा जो पेशेंट्स हमारे होते हैं एल्डरली पर्सन में, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है वो फुल्ली अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे आपका रोल बनता है कि आप उनसे अच्छे से कनेक्ट हो, अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करें, एंड देन वो आपको फर्दर जो भी इन्फो है या अपने डिजीज के रिलेटेड इन्फो है वो आपको ओपनली बता पाए। नेक्स्ट आपका आता है विमेन एंड चिल्ड्रन, सेम एज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या है कि आपके पास जो भी बच्चा आता है, या कह सकते हो जो चिल्ड्रन है, पहली चीज तो जो बहुत ज्यादा बिलो 3 इयर्स है आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे कुछ भी बताते हैं ना, तो लेकिन ये भी होता है ना कि बच्चे डरते भी हैं, तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करेगा कि आप बच्चों से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका जो पेशेंट का जो रिलेशनशिप बनेगा उस बच्चे के साथ, जो भी आप थेरापेटिक रिलेशनशिप बना रहे हो वो कैसा बनेगा, वो डिपेंड करेगा आपके कम्युनिकेशन स्किल पर, क्योंकि हर बच्चा लाइक आप कह सकते हो ना आपके कम्युनिकेशन स्किल के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो कहीं ज्यादा डरा हो, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा वो हाइपर एक्टिव हो, तो वो आपको समझना पड़ेगा। सेम एज विमेन, विमेन्स में क्या होता है, विमेन्स में एक इंफीरियोरिटी देखने को मिलती है, वहां पर लाइक आप कह सकते हो ना विमेन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। एंड देन अदर देन दैट प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो भी वनरेबल ग्रुप्स में इंक्लूड किया गया प्रेग्नेंट वुमेन्स को, तो वहां पे वो होता है ना कि अपने आप के बारे में ओपनली नहीं करते, तो आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे बात कर रहे हो, देन वो आपसे ओपन अप हो। नेक्स्ट आपका मेडिकल लीगल केसेस रिलेटेड पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल लीगल केसेस में जो भी पेशेंट आते हैं मेडिकल एंड लीगल सिस्टम से इंक्लूडेड,
तो वो उनके साथ ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो आपसे ओपन अप ना हो पाए। तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका जो भी होगा ना सपोर्ट, आपका मोटिवेशन ही वहां पे वर्क करता है, तब वो आपसे ओपन अप होंगे एंड उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हो ना स्किल होता है, या आप कह सकते हो आपके अंदर एक पावर होती है कि आप उनसे कैसे ट्रीट मीन्स आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो और कैसे उनसे आप बात कर रहे हो, जिसमें आपका पेशेंट वुमेन भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, एल्डरली भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेडिकल लीगल केस में कोई भी पर्सन हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके विमेन अब्यूजेस के केस, चाइल्ड अब्यूजेस के केस, एल्डरली अब्यूजेस हैं, देन यूथ में आपका पॉइजनिंग आता है, एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो पेशेंट जो होता है ना वो टेरिफाइड होता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकली इल पेशेंट। अब ये पेशेंट एक कह सकते हो आप उस फेज के पेशेंट है, लाइक क्रिटिकल इल है, मीन्स वो उस फेज पर है जहाँ पे उनको सिवियरिटी लाइक बहुत ज्यादा लाइक होती है ना, सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, उनकी जो भी डिजीज कंडीशन वो बहुत ज्यादा सीवियर है, वो टर्मिनल फेज तक जा सकते हैं। तो वहां पे आपको अपने मोटिवेशन, अपने सपोर्ट के साथ कम्युनिकेट करना है, ताकि वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करें कि हाँ मैं जी सकता हूँ, या फिर मेरी जो कंडीशन है वो रिकवर कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आपके जो भी नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप में, उसमें आपके नर्सेस का रोल आता है। ठीक है, तो मेजरली अगर हम बात करें, आपका जो भी नर्सेस का रोल होता है कम्युनिकेशन में, वो होता है आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसे? आपका जो भी एलिमेंट है, ठीक है, लाइक कम्युनिकेशन में आपकी ऑनेस्टी, आपका ठीक है एम्पैथेटिक नेचर, आपका कंपैशनेट नेचर, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका ट्रूथफुलनेस, आपका रेस्पेक्टफुलनेस, लाइक आप ये सारी चीजें जब कंबाइन करोगे तो आपका रोल खुद ही बाहर आता है। लाइक आपके नर्स पेशेंट रिलेशनशिप या थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं आपके एलिमेंट्स। ठीक है, अगर उन एलिमेंट्स को आप अप्लाई करते हो अपने रिलेशनशिप पर, तो आपके जो भी नर्सेस के रोल होते हैं ना कम्युनिकेशन बनाने में पेशेंट के साथ, ठीक है, एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाने में पेशेंट के साथ, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो जो भी नर्सेस के रोल होते हैं वो आपके एलिमेंट्स पर ही होते हैं। तो इसके साथ इट्स ऑल डन, द यूनिट इज कवर्ड, एंड देन हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट यूनिट में।